अरे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में हम आज अध्याय 2 ऊतक का अध्ययन करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका के तत्पश्चात अब आपको अध्याय 2 ऊतक का अध्ययन करना है। पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने कोशिका, दूसरे चैप्टर में आपको ऊतक पढ़ना है। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों ने कोशिका अच्छी तरीके से समझा था और खूब मन लगा करके कोशिका पढ़ा था, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिका आ भी गया होगा कोशिका के बारे में। उसी तरीके से आज हम आपको ऊतक पढ़ाएंगे, और यह आपको प्रण करना है कि आप एकदम मन लगा करके ऊतक पढ़ेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऊतक क्या है सबसे पहले हमें जानते हैं। जैसे कोशिका के चैप्टर में आपने पढ़ा था कोशिका क्या है, उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे ऊतक क्या है, व्हाट इज ए टिश्यू। देखिए, कोशिकाओं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम और मूल इकाई है। कोशिका के बाद ही कुछ बना, कोशिका के पहले कुछ नहीं बना। अब देखिए, अब सवाल उठता कोशिका के बाद क्या बना, तो कोशिका के बाद बना ऊतक, क्योंकि जीवन की संकल्पना में आपने पढ़ा है सबसे पहले कोशिका आई, कोशिका से बने ऊतक, और ऊतक से बने अंग, अंग से बने अंग तंत्र, और अंग तंत्रों के मिलने से बन गया संपूर्ण शरीर। देखिएगा, कोशिका आई, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बने, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हुआ। हमने सबसे पहली यूनिट कोशिका पढ़ा, अब कोशिका के पश्चात ऊतक पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिकाओं के ही मिलने से क्या बना है, ऊतक बना है। तो कोशिकाओं के पश्चात क्या आया, ऊतक। तो हम ऊतक की परिभाषा बताते हैं आपको। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यानी कोशिकाएं जब आपस में मिल करके कोई निर्माण करती हैं तो वह संरचना ऊतक कहलाती है। यानी कोशिकाओं का समूह है ऊतक कहलाता है। द ग्रुप्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यह एक सटीक और छोटी परिभाषा है ऊतक के लिए। कोई ऊतक पूछता है ऊतक क्या है, तो आप झट से बताएंगे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यह एक सटीक और छोटी परिभाषा है, मैंने कहा। लेकिन अगर हम इसकी एक अच्छी परिभाषा की बात करें तो यह है वह इससे थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि अब आप 9th में चले गए हैं। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक ये परिभाषा शोभा देती है। 9th 10th और इससे बड़े क्लासों में परिभाषा शोभा नहीं देती, लेकिन मजबूरी में यह परिभाषा भी सही है। यानी ये परिभाषा गलत नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। ये परिभाषा बिल्कुल सही है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से परिभाषा में थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। तो कोशिकाओं का समूह, कुछ ना आने पर यही बता देना काफ़ी है कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जैसे ऊतक की परिभाषा आपको नहीं याद आ रही, उस समय यही है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। लेकिन अब हम जो इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन है, ओरिजिनल परिभाषा, वो बताते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति
रचना तथा कार्य एक समान हो, ऊतक कहलाता है। देखिए, यानी कोशिकाओं का वह समूह कैसा होना चाहिए? कोशिकाओं का ऐसा समूह होना चाहिए जिसकी उत्पत्ति, रचना, कार्य ये तीनों एक समान हो। क्या कहलाता है? ऊतक। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, जिसकी रचना और जिसके कार्य ये तीनों एक समान हो, क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का एक ग्रुप होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। मान लीजिए 10, एक कभी भी सिंगल कोशिका ऊतक नहीं बना सकती। ऊतक बनाने के लिए हमेशा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 या और भी आप कर सकते हैं। ये रहा एक कोशिकाओं का पूरा ग्रुप, समूह रहा। लेकिन सभी कोशिकाओं का समूह ऊतक नहीं बना लेगा। ऐसा नहीं है कि 10-5 कोशिका एक जगह हम रख दें और वो कोशिकाएं ऊतक बना लेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें एक शर्त है। वह शर्त है कि उसकी रचना, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति, दूसरी शर्त है उसकी रचना, तीसरी शर्त है उसके कार्य, तीनों क्या हों? सिमिलियर हों, एक समान हो, अब ऊतक कहलाएंगे। इससे पहले ऊतक हम बोल ही नहीं सकते। इससे पहले ऊतक बोलना सही नहीं होगा। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, जो भी 2, 4, 10, 8, 20, 50 कुछ भी कोशिकाओं का ऐसा समूह आप बना दीजिए, चाहे जितना। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना तथा कार्य एक समान हो, ऊतक कहलाते हैं। ये क्या है? कोशिकाओं का एक समूह हमने दिखाया है जिसकी उत्पत्ति, रचना तथा कार्य एक समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। कभी भी भिन्न भिन्न उत्पत्ति वाली या भिन्न भिन्न रचना वाली या भिन्न भिन्न कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक नहीं कहा जा सकेगा। अब देखिए इसमें ध्यान से, उत्पत्ति का मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह हो जो एक ही जगह से उत्पन्न हुआ हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह हो जिसकी रचना, बनावट एक समान हो, और कोशिकाओं का ऐसा समूह हो जिसके कार्य एक समान हो। वो एक क्या कहलाएंगे? ऊतक कहलाएंगे। मतलब उत्पत्ति एक ही जगह से उत्पन्न हुई हो, उनकी बनावट, रचना, आकृतियों में आकार समान हो, उनके काम समान हो, क्या कार्य करते हैं वे समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी ऊतक के प्रकार। कोशिकाएं आपने पढ़ा था, संख्या के आधार पर 2 प्रकार की, एक कोश की, बहुकोश की। रचना के आधार पर 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसी प्रकार से हम ऊतक के भी प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, आपने पढ़ा था कि पौधों में पाए जाने वाली कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं से अलग होती हैं। दोनों एक समान नहीं होती। इसीलिए जंतु कोशिकाओं को हम जंतु कोशिका, जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम जंतु कोशिका, और पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम पादप कोशिका कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब
जंतुओं में जंतु कोशिका, पादपों में पादप कोशिका होती है। तो जाहिर सी बात है कि पौधों में भी पादप कोश ऊतक और जंतुओं में भी जंतु ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पादप शब्द लगा इसका मतलब पौधा है। दूसरा जंतु कोशिक, जंतु ऊतक। तो इस प्रकार से ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों को हम पादप ऊतक कहते हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को हम जंतु ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक पादप कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने होते हैं, जंतु ऊतक जंतु कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने होते हैं। जंतु और पादप कोशिका में अंतर क्या है, ये भी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है। अब हम देखेंगे तो ऊतक के प्रकार में हमने देखा पादप ऊतक और जंतु ऊतक, यानी पौधों में पाए जाने वाले ऊतक अलग होते हैं क्योंकि पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं भी अलग होती हैं, और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक अलग होते हैं क्योंकि जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं भी अलग होती हैं, और यही कोशिकाओं का समूह ही ऊतक बनाते हैं। अब देखिए हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे हम जंतु ऊतक के बारे में। पादप ऊतक क्या है, यानी व्हाट इज ए प्लांट टिश्यू। देखिए पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक का निर्माण पादप कोशिकाओं के समूह से मिलकर के होता है। तो हम देखते हैं कि पौधों में कहाँ कहाँ पादप ऊतक पाए जाते हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक अविभज्योतकी ऊतक, और दूसरा विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, इसको बदल के इधर इधर कर लेते हैं, पहले विभज्योतकी फिर विभज्योतकी लिखते हैं तो काफ़ी आसान होगा समझने। एक विभज्योतकी ऊतक, दूसरा अविभज्योतकी ऊतक। देखिए ध्यान से, अब विभज्योतकी ऊतकों को हम अस्थायी ऊतक भी कहते हैं, इसे अस्थायी कहा गया और इसे अस्थायी ऊतक कहा गया। विभज्योतकी और अविभज्योतकी ऊतक किसे कहते हैं इस बारे में देखिए। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतकी और दूसरा अविभज्योतकी या अस्थायी ऊतक। इसे अनपरमानेंट टिश्यूज कहते हैं, इसे परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। यानी ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप देखिए। देखिए विभज्योतकी ऊतक किसे कहते हैं, वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में सदैव कोशिका विभाजन होता रहता है, यानी वे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है उसे विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और वे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है उसे अविभज्योतकी ऊतक कहते हैं। यहाँ नाम से ही देखिएगा, विभज्योतकी का मतलब होता है विभाजन क्रिया होना, अविभज्योतकी का मतलब होता है विभाजन क्रिया का नहीं होना।
तो आप जानते हैं ऊतक किससे बनकर बने हैं? कोशिकाओं से। तो विभज्योतकी ऊतक में भी अनेक कोशिकाएं होंगी और अविभज्योतकी ऊतक में भी अनेक कोशिकाओं का समूह होगा। तो विभज्योतकी ऊतक में जो कोशिकाओं का समूह होगा उनमें विभाजन पाया जाता है, यानी वे कोशिकाएं विभाजित होती हैं। और अविभज्योतकी ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं का समूह होता है, उनमें विभाजन क्रिया नहीं होती है। अब आप ध्यान से समझिए, जिनमें विभाजन क्रिया होगी वे अपनी संख्या, अपना आकार निश्चित ही परिवर्तन करेंगे, क्योंकि विभाजन क्रिया करके वे अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि विभाजन क्रिया क्या होती है? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही समान नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो जीव के आकार में वृद्धि होती है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि एक कोशिका विभाजित होकर के 2 से 4, 4 से 8 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं, जिससे जीव के शरीर का विकास होता जाता है। अगर कोशिका विभाजन रुक गया तो जीव के शरीर का विकास भी रुक जाएगा। तो विभज्योतकी ऊतक में क्या होता है? विभज्योतकी ऊतक में कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती हैं, वे रुकती नहीं हैं, यानी इसे वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। विभाजित होंगी तो जाहिर सी बात है उनमें वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो उनका हमेशा संख्या परिवर्तित होगा, इसीलिए इसे अस्थायी ऊतक कहा जाता है। अविभज्योतकी ऊतक में क्या बात है? इसमें जब एक बार कोशिकाएं जिस अवस्था में रहेंगी उसी अवस्था में अंत तक रहेंगी, यानी यह ऊतक प्रारंभ में जिस प्रकार से होता है अंत तक उसी प्रकार से ही रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, ना तो यह किसी भी प्रकार का वृद्धि एवं विकास इसमें होता है, इसीलिए अस्थायी ऊतक इसे कहा जाता है। अस्थायी का मतलब इसकी सारी चीज़ें हमेशा परमानेंट होती हैं, अस्थायी होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वृद्धि एवं विकास नहीं पाया जाता। जबकि इसमें विभाजन होने के कारण वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया पाई जाती है, इसीलिए इसे वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। और अस्थायी इसे कहते हैं क्योंकि इसकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसमें कोई वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा और कल हम विभज्योतकी ऊतक के प्रकार, अविभज्योतकी ऊतक के प्रकार एवं उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आप तब तक इसका रिवीजन करिएगा, ऊतक क्या होते हैं और ऊतक के प्रकार। थैंक यू।